हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें पीरियडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तब हमें पढ़ने होता है। जब हम पीरियडिसिटी जो है वो डिफाइन करते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर, पीरियड के अंदर लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं या फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं। उसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि इसको जो है समझ नहीं आता। बहुत से लोगों को डाउट आता है ना, पढ़ने के बाद भी ऑर्डर जो है वो अरेंज नहीं हो पाता है एलिमेंट्स का। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उन की पॉइंट्स को आप नोट करके, उनको याद करके आप इजीली किसी भी एलिमेंट्स के लिए आप कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो उसका ऑर्डर जो है वो अरेंज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द एलिमेंट है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो समझ में नहीं आता है कि हाईएस्ट होगा तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, है ना। तो वो सब चीजें भी हम देखने वाले हैं। और किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सेम होती है या फिर डिफरेंट होती है, उनकी वैल्यूज में क्या क्या चेंज आता है, साइन का चेंज होता है या फिर नहीं होता, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं जो मेन पॉइंट है, और ये डेफिनेशन जो है वो सिंगल लाइन डेफिनेशन होगी। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देगी। इसके अंदर फिर कुछ एक्सेप्शंस होंगे और कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। डेफिनेशन ये है कि जब भी हमारे पास में कोई एटम होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई एटम है, ठीक है, इस एटम में कुछ सेल्स होंगी और इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब देखो, एक हमारे पास में एटम है और ये एटम कैसा है, ये एटम है आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम जो है हमारे पास में, इस आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से लेके आते हैं और इसमें एंटर करवाते हैं। तो जब भी आप किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करवाते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो, तो उस सिस्टम से एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस सिस्टम से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में क्या करते हो, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अगर एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है तो प्रोसेस कौन सा होगा, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो प्रोसेस यहाँ पे होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, और हम लोगों ने थोड़ी सी कभी ना कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया होगा। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव वैल्यू आती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव आने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो सिस्टम से रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी में चेंज हुआ है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पहले कितनी थी फिर उसको माइनस कर देंगे फाइनल में से। ठीक है, तो हमारे पास में वो चेंज आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक होती है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब देखो, यही इसकी डेफिनेशन होती है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम देन द एनर्जी रिलीजेस दिस एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। ये जो प्रोसेस है ये मे बी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, मे बी एंडोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम केसेस में बात करें तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करवाया जाता है तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक, अभी हम ई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एच और ई दोनों अलग अलग चीजें होंगी, वैल्यू दोनों की सेम होती है बट साइन में चेंजेस आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि साइन में कैसे चेंज आएगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये जो है प्रोसेस जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब जनरली केसेस में क्या होता है, जनरली
जनरली ये एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उनकी स्टेबिलिटी होती है कंप्लीट, वो स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ना तो ऐड करवाना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवाना चाहेंगे तो उस सिस्टम के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो सपोज हमारे पास में कोई एक एटम है ए, ठीक है, गैसियस स्टेट में है, इस न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस एटम के लिए दो टाइप के पाथ हो सकते हैं। पहला, इसकी पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके रखा है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ना ही हाफ फिल्ड है और ना ही फुल फिल्ड है। तो अगर ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे पास में सेकंड कंडीशन ये आती है कि ये या तो फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन वाला है या फिर हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। तो अगर ये फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है या नोबल गैस है तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवा सकते, तो इसके लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो जो फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें ये यहाँ पे हो जाएगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम बात करते हैं कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस बना लेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा। अब इस एनायन के अंदर अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा, A-2 बनाएगा और गैसियस स्टेट में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, हमेशा एंडोथर्मिक होगी। क्यों होगी एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन हो रखा है। जब यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन है यानी पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और हम उसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मेशन ऑफ एनायन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेफ जो होगा वो कम हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू से, यानी जेड इफेक्टिव जो होगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन हाई है, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, हमें इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ फिफ्थ अगर हम आगे सोन बात करते हैं तो वो हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक ही होगी, क्योंकि नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन मतलब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एनायन के फॉर्मेशन के कारण इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, उसकी वजह से रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली ऐड नहीं हो पाएंगे, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को। अगर सिस्टम एनर्जी लेगा तो प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डेल्टा एच ईजी,
ठीक है। अब देखो डेल्टा एच ईजी के बीच का जो रिलेशन होता है तो वो होता है डेल्टा एच ईजी इक्वल होता है माइनस का ई माइनस का 5/2 आर टी। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तब हम इक्वेशन को देखते हैं जिसमें डेल्टा एच जो होता है यानी हीट ऑफ चेंज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम माइनस का 5/2 आर टी। अभी जो माइनस का 5/2 आर टी होती है, आर टी होता है इसका जो वैल्यू होती है वेरी लो होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो उस वजह से हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यूज भी देखेंगे, आर की वैल्यू क्या होती है और टेम्परेचर कितना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको नेग्लेक्ट करें तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इजी क्या आ जाएगा माइनस का ई। ठीक है, माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो ये के अपोजिट होगी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक्सोथर्मिक के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी एक्सोथर्मिक के लिए, और यहाँ पे अगर हम ये की वैल्यू देखें वो क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव है। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए अगर हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है, ताकि हमें याद रहेगा एक्सोथर्मिक, अगर हमारे पास में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास में एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक केस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और ई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये आगे। अब बात आती है कि हाई ये और लो ये का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हाई ई का मतलब क्या होता है, सॉरी ई नॉट ई। ठीक है, हाई ई का मतलब होता है, देखो हाई ई का मतलब होता है कि एटम जो होगा उस एटम के अंदर अगर हम आइसोलेटेड गैसेस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होता है तो एनर्जी जो होगी वो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हाई ई है तो एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, यानी प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक के लिए हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, ये की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें लो ई। ठीक, अगर हम बात करें लो ई की तो यहाँ पे लो ई में क्या होगा, लो ई में क्या हो जाएगा, देखो जब हमारे पास में एटम है हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है, हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर के वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, ऐड करता है। तो अगर लो ये है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी तो क्या होगा, एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और अगर हमारे पास में वो एनर्जी को ज्यादा जल्दी रिलीज करता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी की अगर हम आई ई निकालनी होगी तो हाई ई का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। और अगर लो ये है तो लो ये का मतलब होता है कि एनर्जी जो होती है वो बहुत कम रिलीज होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन को एटम में एंटर करवाते हैं तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, कभी कभी एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के अंदर चलती है, नेगेटिव लो वैल्यू होती है, नेगेटिव हाई वैल्यू होती है, पॉजिटिव लो वैल्यू होती है, पॉजिटिव हाई वैल्यू होती है। ठीक है, हमें वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो किस तरीके से जो ऑर्डर है वो चेंज होता जाता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो फैक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम देखते हैं
कि अभी हमने अब बात की थी कि जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है, हाई ईए का मतलब क्या होता है और लो ईए का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है तो सिस्टम से एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, सिस्टम से एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है तो प्रोसेस हो जाता है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये हमने देखा था, डेल्टा एच की वैल्यू ही हम देखते हैं जब भी हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें जो लास्ट में आपको एक वैल्यू लिखी होती है एनर्जी की प्लस और माइनस के अंदर, तो वो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, उसे हम देखते हैं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या प्रोसेस एंडोथर्मिक है, क्लियर। तो उसी तरीके से जो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से ऐड हो रहा है ना, वो एटम चाह ही नहीं रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस जो रिपल्सिव फोर्स होगा उस रिपल्सिव फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, उस रिपल्सिव फोर्स को ब्रेक करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, सिस्टम से एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है या फिर एनर्जी रिलीज ही नहीं होती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लो आ जाएगी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्लियर। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें साइज का, ठीक है, साइज की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जो साइज होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। भाई देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को इजीली एंटर होने के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स भी तो चाहिए। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर आ जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर नहीं आ पाएगा, उसको रोकने के लिए बहुत सारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं आ पाएगा, ठीक। तो अगर साइज जो है वो बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, साइज जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, और साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें साइज के बाद, सेकंड आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम ईएनसी बोलते हैं या फिर इसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अंदर खींच लेगा। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर की, तो सेकंड फैक्टर आता है, सॉरी थर्ड फैक्टर, वो आता है सिग्मा। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है वो हम देखते हैं। हमने देखा है यहाँ पे साइज अगर इंक्रीज होगा तो सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो सिग्मा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी ये की, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसको हमें ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी तो ये दोनों एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों, लेकिन नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और जो हाफ फिल्ड होता है, इनकी ईएन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। ईएन कम क्यों होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाने के लिए सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, कि पीरियडिक टेबल में क्या ट्रेंड चलेगा वो हम बात करते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले हम ग्रुप लिखते हैं या फिर पीरियड लिख लेते हैं। तो हमारे पास में ये पीरियड आया,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हमारे पास में कौन सा ग्रुप हो गया, सॉरी कौन सा पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप और ये हो गया हमारा पीरियड। अब अगर हम इन फैक्टर को देख करके देखें तो जो साइज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, जनरली साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा इजीली क्या हो जाएगा, ज्यादा इजीली इसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ये ऑर्डर जो होता है ये ऑर्डर नहीं चलता है। पीरियड के अंदर हम इन फैक्टर्स को यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स के अंदर ही इन फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। यही जो है इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। और इसी को लोग समझ में नहीं आता, इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उनकी पॉइंट्स को यूज करके हम पीरियड के अंदर ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर हम ग्रुप के अंदर बात करें तो ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जाते हो तो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कि जनरली होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें, अगर हमें पीरियड के अंदर क्या करना होता है, ऑर्डर निकालना होता है, तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम बात करें इसमें ही अगर हम बात करें तो इनर्ट गैस जो होती है, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, ठीक है। फिर आता है सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है, जब हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं तभी हम नाइट्रोजन को लेते हैं। अगर हमारे पास में थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है तो हम नाइट्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम सिर्फ दो ही देखेंगे। तो इनर्ट गैस के अंदर क्या होता है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और सेकंड पीरियड के अंदर भी क्या होता है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो उस वजह से, और नाइट्रोजन के पास में हाफ एड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि इनका जो होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है। हमें एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को, जब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मतलब एनर्जी रिलीज बहुत कम होगी, ठीक। अब देखो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास में NS1 है, ठीक है, NS1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है NP1 से, क्योंकि NS1 जो होगा, जिस भी एटम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा होता है। तो जब भी कोई एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने वाला होता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें थर्ड, अगर हमारे पास में NP2 है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी NP3 से ज्यादा होती है, क्योंकि सेम वही फंडा हम यूज करेंगे कि NP2 जो होता है, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP2 होगा, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। जब एक बार हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें NP3 की, तो NP3 की कम होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर एक बार इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और कोई भी एटम ऐसा नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ब्रेक डाउन हो। तो इसीलिए ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये 3 पॉइंट होते हैं। इन 3 पॉइंट को अगर आप याद करोगे, इन 3 पॉइंट पे अप्लाई करोगे, तो पीरियडिक टेबल के अंदर कोई भी पीरियड हो, चाहे वो सेकंड पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, फोर्थ पीरियड हो, आप इजीली एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? चलो अब देखो, इसको हम ऑर्डर को अरेंज करें, तो इस ऑर्डर को अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो हमें पहले फर्स्ट पॉइंट अप्लाई करना है कि जो इनर्ट गैस है, फिर सेकंड, फिर नाइट्रोजन, इन सबको अगर हम बाद में लिखें तो सबसे पहले आ जाएगा नियॉन, नियॉन की सबसे कम होती है, नियॉन के बाद में आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम की सबसे कम होती है, बेरिलियम के बाद में आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की सबसे कम होती है, ठीक। फिर अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बाद में कौन आएगा, तो इसका होता है 2s1, ये होता है 2p1, ये होता है 2p2, ये होता है, ये हो गया 2p4 और ये हो गया 2p5, ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो देखो NS1 ज्यादा होगा NP1 से, तो NS1 इसकी ज्यादा होगी इससे, तो सबसे पहले आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में आ जाएगा लिथियम, लिथियम के बाद में क्या आएगा, ये लिथियम आ गया, देन उसके बाद में क्या आएगा कार्बन, कार्बन के बाद में आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आएगा फ्लोरीन, ठीक है। सॉरी, कार्बन का NP2 है,
ठीक है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आ जाएगा कार्बन, कार्बन के बाद में आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो है वो ऑर्डर चलेगा। तो आप इस तरीके से ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक, सॉरी यहाँ पे बोरोन आ जाएगा, नॉट बोरोन, नॉट बेरिलियम। ठीक है, ये आ जाएगा Np2। ठीक है, तो ये ऑर्डर चलेगा। इस ऑर्डर को आप याद भी कर सकते हो, और अगर आपको याद नहीं करना है, ठीक है, तो आप इजीली इनको देख करके आप इजीली क्या कर सकते हो, ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। सिमिलरली हम वैसे भी इसी को यूज करके हम नेक्स्ट जो है हमारे पास में जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का भी ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। थर्ड पीरियड का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? थर्ड पीरियड का ऑर्डर हम निकालेंगे, ये यहाँ पे कार्बन यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Np2 की ज्यादा होती है Np3 से, लेकिन यहाँ पे 2p2 है, यहाँ पे 2p4 है। ठीक है, तो इसकी कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर लेना वापस। फिर हम वापस बात करें, ये हमारे पास में हो गया थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में अगर हमें निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनर्ट गैस को पहले रखना है। ये लो इनर्ट गैस हमने रख दी। फिर हमें रखना है मैग्नीशियम को। ठीक, अब यहाँ पे नाइट्रोजन वाला फंडा नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3s1। ठीक है, ये हो गया 3p1, ये हो गया 3p2, ये हो गया 3p3, ये हो गया 3p4, ये हो गया 3p5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्गन मैग्नीशियम आ गया, देन उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद में आएगा 3p1 एल्यूमिनियम, है ना, क्योंकि 3s की ज्यादा होगी 3p से, मतलब NS1 की ज्यादा होती है Np1 से, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा सोडियम, देन सोडियम के बाद में आएगा 3p2 से 3p3। तो 3p3 की क्या होगी, कम होगी, 3p2 की ज्यादा होगी, तो फॉस्फोरस पहले आ जाएगा, फॉस्फोरस पहले आएगा, फिर आएगा सिलिकन, सिलिकन के बाद में आएगा सल्फर, देन सल्फर के बाद में आएगा क्लोरीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमें कोई भी ऑर्डर जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें ये 3 अगर पॉइंट्स याद है, तो इन 3 पॉइंट्स को देख करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया ग्रुप की। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन के बारे में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वही एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ठीक, आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं एक्सेप्शन के बारे में और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है? आप इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन के बारे में। तो देखो एक्सेप्शन क्या है हमारे पास में। अगर हम बात करें कि हमारे पास में सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड से अगर हमें थर्ड पीरियड में जाना है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 13th ग्रुप से लेकर के 18th ग्रुप की, या फिर हम 17th ग्रुप तक की बात करते हैं। ठीक है, 17th ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 13th की, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, या फ्लोरीन तक ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो वैसे तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जो है वो इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड पीरियड से लेकर के थर्ड पीरियड की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, यानी कि अगर हम बात करें ऑर्डर जो था ये आना चाहिए था। ठीक है, हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, बट ऐसा ऑर्डर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, ऑर्डर क्या आ जाता है, ऑर्डर ये आ जाता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ऑर्डर आ जाता है ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने कैलकुलेशन की इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो निकल के आई। तो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जब हमने स्टडी किया तो हमें ये देखने को मिला कि बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, कार्बन की कम होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, नाइट्रोजन की कम होती है एज कंपेयर टू फास्फोरस, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में सल्फर की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कंपैरिजन में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। और क्लोरीन जो होता है ये पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है, इसका वैसे तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं,
अलग अलग रेफरेंसेस बुक में अलग अलग इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू, हम जनरली पीरियोडिक टेबल में थ्योरेटिकल वैल्यूज को देखते हैं, जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ये हम सारी की सारी थ्योरीज होती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास में कुछ प्रैक्टिकल एविडेंस होता है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं प्रैक्टिकल एविडेंस को, ठीक है। तो ये यहाँ पे गड़बड़ी होती है। बाकी अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड के अंदर ये ऐसा रहता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है, ध्यान से सुनना। एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि जब भी हम सेकंड टू थर्ड में जाते हैं तो सेकंड के अंदर क्या होता है, सेकंड पी होता है, थर्ड के अंदर थर्ड पी होगा, ठीक है। यानी इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, सेकंड पी सबसेल में एंटर करता है, सेकंड पी। और यहाँ पर इनमें क्या करेगा, इनमें थर्ड पी करेगा, ठीक है। तो सेकंड पी और थर्ड पी के अंदर हम देखें तो थर्ड पी का जो साइज होता है वो एज कम्पेयर टू सेकंड पी ज्यादा होता है, ठीक है। इसका तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी फैली हुई होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई रहेगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, वैसे ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जैसे साइज बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होता। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है। आप ये ध्यान रखना कि सेकंड टू थर्ड में जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन की, वो हमारे पास में है 4D से अगर आप 5D जाओगे तो ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर भी सेम वही आता है कि ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये डी ब्लॉक के लिए है और ये पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये तो आपको बहुत याद रखना ही रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक और हम बात करते हैं 17th ग्रुप के लिए। 17th ग्रुप का ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला आएगा क्लोरीन, देन उसके बाद में ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन के बाद में आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आएगा आयोडीन, ठीक है। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, देन उसके बाद में आयोडीन की होती है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें 16th ग्रुप की, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपको जेई और नीट दोनों में क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। 16th ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम या फिर सेलोरियम और पोलर, ठीक है। ये हमारे पास में 16th ग्रुप होता है। इसके अंदर अगर हम देखें कि ऑर्डर कैसा आना चाहिए था, ऑर्डर आना चाहिए था कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ऐसा ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर इसलिए नहीं आता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की जो होती है सबसे ज्यादा होती है, फिर सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट ऑर्डर है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी प्रैक्टिकल डाटा के बेसिस पर है, इन सब की प्रैक्टिकल वैल्यू एनसीईआरटी में दे रखी है, आप देख सकते हो। सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। ऑक्सीजन की सबसे कम इसलिए होती है कि ऑक्सीजन की कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर चलता है हमेशा। लेकिन अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि साइज तो फ्लोरीन का भी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन के पास में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इस वजह से ये सबसे पीछे चला जाता है। तो ये दोनों ऑर्डर आप जरूर ध्यान रखोगे। ऑक्सीजन का सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक। एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हमें दे रखा है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनको हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ध्यान रखना एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि हमारे पास के ग्रुप्स हों और पास के ही पीरियड हो। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा एलिमेंट दे रखे हैं जो कि पास के ग्रुप के हों और पास के पीरियड के हों, तो ये ट्रिक अप्लाई होगी। यानी नियरेस्ट क्या होना चाहिए, नियरेस्ट ग्रुप होने चाहिए, नियरेस्ट ग्रुप और नियरेस्ट पीरियड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन
फ्लोरीन, सल्फर फ्लोरीन, ये दोनों पास पास के ग्रुप हैं, ये 16th है और ये 17th है, ये सेकंड है और ये थर्ड है ना। तो हमारे पास में पास पास के ग्रुप है, पास पास के पीरियड है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का ज्यादा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है। और अगर हमारे पास में 16th ग्रुप एलिमेंट है और 17th ग्रुप एलिमेंट है, तो 17th ग्रुप एलिमेंट का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, चाहे वो यहाँ पे आयोडीन ही हो, चाहे वो यहाँ पे ब्रोमीन भी हो, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, या फिर आप सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हो, जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 3 2 3, ठीक है। सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, या फिर जैसा आपको दे रखा ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, सबसे कम किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी। लेकिन हमारे पास में क्या होना चाहिए, नियरेस्ट ग्रुप होने चाहिए, और नियरेस्ट क्या होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए। अगर एग्जांपल ऐसा आ जाए ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसमें आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो नियरेस्ट ग्रुप के हैं, ठीक है, नियरेस्ट पीरियड के हैं, ये दोनों भी नियरेस्ट पीरियड के हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो नियरेस्ट पीरियड के नहीं है, ठीक है। ये सेकंड है और ये फोर्थ हो जाएगा, है ना, थर्ड फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की ज्यादा, फ्लोरीन और क्लोरीन में या ब्रोमीन में ब्रोमीन की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी इस बार। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ऑर्डर आएगा, सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर ऑक्सीजन, और फिर क्या आ जाएगा, सॉरी, फिर आएगा सल्फर, और लास्ट में ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब की बार जो है वो 2 3 2 3 नहीं आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जब जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 3 2 3 का ऑर्डर है, ये जो ट्रिक है, ये तभी काम आती है जब नियरेस्ट ग्रुप होता है और नियरेस्ट पीरियड होता है, ओके। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो है ऑर्डर समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है वो अरेंज किया जाता है, ठीक है। एंड पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ओके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में, ओके। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे कमेंट भी कर दिया होगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी इसको कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए।